परवेज इलाही साहब ने जो है वो कोई एक और शादी शायद कर ली है, तुम होर कोई काम नहीं कर। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक नहीं दो मुलाकातें हुई। इमरान खान को यकीन दिलाया गया था कि इसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आएगी, असल उसका दिल यहां से टूटा है। उसमें से जो गुफ्तगू है वो वाकई लग रहा है कि जैसे कट पेस्ट करके बनाई गई। कैमरे को फेस करने के लिहाज से सबसे खराब अगर कोई है जिसका अगर रिपोर्ट कार्ड निकले ना तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा, वो नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अदद इंटरव्यू दिया है। गालबन 3 सहाफ़ियों को शायद ये इंटरव्यू दिया गया है। 3 सहाफ़ी इकट्ठे बैठे हुए थे, मुर्तज़ा अली शाह, अज़हर जावेद साहब और कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब का ताल्लुक समा से है, अज़हर जावेद साहब का ताल्लुक जो है वो दुनिया से है और मुर्तज़ा अली शाह साहब का ताल्लुक जियो से है। हो सकता है ये तादाद 3 या 4 हो, लेकिन 3 का मुझे पता है जो मेरे पास इतलात आई हैं। इंटरव्यू क्यों किया गया है, इंटरव्यू की ज़रूरत क्या थी और इंटरव्यू के अंदर क्या मैसेजिंग है, मैं इसकी ज़रा तफसील से आपके सामने बात करता हूँ। ज़्यादातर लोग ऑलरेडी देख तो चुके होंगे कि इंटरव्यू के अंदर क्या कहा गया, लेकिन मेरा एंगल ज़रा कुछ और है। मैं एक और एंगल से उस इंटरव्यू को ज़रा एनालाइज करना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ ज़रा थोड़ी सी दीगर खबरें हैं, ज़रा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब की एक तस्वीर है और ये पिछले 24 से 48 घंटे में काफ़ी वायरल हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कस की जा रही है और मैं देख रहा था बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स हर किस्म का इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वजह क्या है और उसके ज़्यादातर लोग जो चीज़ लिख रहे हैं वो ये है कि जी मुबैना तौर पे परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो कोई एक और शादी शायद कर ली है। तो ये जनाब इस खातून के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये इनकी वाइफ हैं, नई वाइफ हैं। अच्छा, अब मेरे इस पे 2-3 चीज़ें, एक तो मैं आपको बताता हूँ ये खातून कौन है। ये खातून जो है इनका नाम है आमना बदर। ये आमना बदर जो है इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये PTI वुमेन विंग से ताल्लुक़ रखती हैं। ये इन्होंने ख़ास तौर पे इनको एक वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा और उसमें वो ये फरमाती हैं, मैं इसको जल्दी क्योंकि पैगाम में वो कहती हैं मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, कल रात से मेरी एक तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मैं बताती चलूँ, मेरे वालिद साहब का पुराना ताल्लुक़ है और मैं उनकी भतीजी हूँ और वो बिल्कुल मेरे बाप की जगह हैं। तो ये जो क्रॉप करके आप तस्वीर सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें। मैं बड़ी एक तहजीबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा शौहर है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लामाबाद में अपना स्टोर है, तो मैं ख़ुद एक बिज़नेस वूमन हूँ। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। उनको ये वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा। तो वो जो हर किस्म की स्पेकुलेशंस की जा रही थी ना, बराए मेहरबानी उन स्पेकुलेशंस को जो है आप बंद कर दीजिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आती, ये लोगों को क्यों इतना चाह है, वो खातून कौन है, अच्छा इसने उसके साथ शादी कर ली होगी, अच्छा ये कौन होगी, यार तुम और कोई काम नहीं कर है। मतलब आप लोगों को और कोई काम नहीं है बैठ के कि आपको इस बात की परवाह है कि जी इसने किससे शादी की है, क्यों शादी की है, कौन लड़की। मतलब रिश्ते कराने वाली माइयाँ मत बना करें मेरी, जो जिन लोगों को इतने वो इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि जी पता नहीं कौन थी। सियासत के ऊपर बात करें, प्रोफेशन के ऊपर बात करें, वो ठीक है, आगे चले। मैंने कहा मैं ज़रा सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे दर्द होता है जब मैं किसी खातून की इस तरह तज़ीक में देखता हूँ ना कि हर बंदा, हर लौंडा लपाड़ा, ये भी एक कैफियत आती है ना, लौंडा लपाड़ा एक्टिवेट हो जाता है। हर बंदे के अंदर वो एक छोटा सा लौंडा लपाड़ा होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिन्होंने दिल करता है हाय ज़रा मैं थोड़ा ज़रा कोई चस्के वाली गल करिए ना, फिर 10 फिर की हो रहा है फिर, और वो इन कामों के अंदर लग जाते हैं। लेट्स, पाकिस्तान हैज़ गॉट बिगर प्रॉब्लम्स इन दीज मैरिजेस कि जी किसकी किससे शादी होगी। चले खैर आगे चलें। अच्छा जी, एक तो इसहाक डार साहब ने नसीम जहरा साहिबा को एक इंटरव्यू दिया है कल, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हमारी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू, ये इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया है, इसके बारे में आपको एतमाद में रखा गया, सवाल किया गया उनसे। तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली नहीं, मगर हमारी अपनी रसाई है, हमारी अपनी 30 से 35 साल इंटेलिजेंस हो चुकी है कि हमें पता था और हमारी इतला के मुताबिक 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट उर्दू ने फवाद चौधरी साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं किसी ऐसे दावे की ना तस्दीक कर सकता हूँ और ना तरदीद कर सकता हूँ। तो वो जो था ना कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था जी झूठ मुझसे बोला नहीं जाता और सच में बोल नहीं सकता,
तो ये भाईजान वो जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, जो जनरल बाजवा के बारे में, वो बेल्जियम तक चली गई थी, वो आंटी, वो जो लंदन वाली एक आंटी बेल्जियम तक चली गई थी, तो वो एक चक्कर होर ला के आओ, ए बेल्जियम का ना एक होर चक्कर होर ला के आओ। और वो बहुत सी आंटियाँ जो ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के बारे में जो नारे वगैरह मारती थी, ए कहानी इत्थे आ गई जी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो इस चीज़ को डिनाई तक नहीं कर पा रहे कि नहीं यार सागदार झूठ बोल रहे हैं, हमारी 2 मुलाकातें नहीं हुई, हमारी तो 1 मुलाकात भी नहीं हुई, मतलब ये तक नहीं किया जा सक रहा। तो बराए मेहरबानी मैं इसीलिए कहता हूँ अपने ना लीडरों को थोड़ा थल्ले लेके आया करो, इतना इनको मत समझा करें कि बड़े को असूल पसंद है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है। शेख रशीद साहब क्या फरमाते हैं जी, वो कहते हैं कि एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब की ट्रेन छूट रही है, तो शेख साहब ने कहा जी इमरान खान की ट्रेन छूट चुकी है, बढ़ के छुड़वाई गई है, अब हम स्टेशन पे दोबारा चढ़ाना चाहते हैं। हाय ओए। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान का तज्जिया था कि उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आएगी, इमरान खान को यकीन दिलाया गया था कि इसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आएगी, असल उसका दिल यहाँ से टूटा है। सही बात है। ये जो ये कह रहे हैं ना इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी यही लगता था, जो तज्जिया कार है ना चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनको भी यही लगता था, और बड़े वो मतलब खुल के फ्रंट फुट के ऊपर आए हुए थे उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है कि हो ही नहीं सकता ये जो आप इमरान खान को समझ रहे हो ही नहीं। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की कि इमरान खान को पूरी तरह एतमाद था कि उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, आप यकीन करें कि इस चक्कर के अंदर ना बड़ा बड़ा लौंडा लपाड़ा जो उनके इर्द गिर्द था ना, बड़ा एक्सपोज हुआ है, बड़ा एक्सपोज हुआ है। मुझे आज तक मुझे वो सीन नहीं भूलता, इन बेचारों की ट्वीट्स उठा के अगर आप देखें ना, मुझे आपको एक मिनट आपने आइडेंटिफाई करना है ना, लोग अक्सर औकात ना मुझे मैसेजेस करते हैं, कहते हैं यार आप नाम क्यों नहीं लेते, आप नाम क्यों लेते बताते क्यों नहीं कौन लौंडे लपाड़े। यार मैं चले आज आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये जब तहरीक एतमाद आ रही थी ना, अब तो आपको पता लग गया ना कि क्या हुआ, उसके बाद तहरीक एतमाद आ गई, उसके बाद इमरान खान साहब बाहर हो गए। आप इन सब की जाके ना फरवरी मार्च और अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल जब तक इमरान खान साहब नहीं गए थे, इनकी उस वक्त की ट्वीट्स उठा के देखें, अभी जाके उठा के देखें, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल हकीकत से कितने दूर होते हैं ये लोग। और उसके अंदर आप जाके उठा के देखिएगा, उसके अंदर पता क्या ट्वीट्स हुई होंगी, आप देखिएगा बस वो आखिरी पत्ता खान ने फेंकना है, और खान ये बस ये आप देखिएगा उसने वो करके दिखा देना है कि आप सबके सब दंग रह जाएंगे, कहीं नहीं जा रहा खान। अच्छा, ये भी एक बड़ा था, उसमें इनके कई लौंडे लपाड़ों ने उस वक्त भी ट्वीटें की, कहीं नहीं जा रहा खान, सारा प्लान चौपट हो गया है, कुछ नहीं बदलेगा, तहरीक अदम एतमाद भी वापस होगी, नाक रगड़ेंगे सबके सब, कुछ भी नहीं होना। ये इसी चक्कर में मुझे लग रहा है शेख रशीद साहब भी रगड़े गए, क्योंकि शेख साहब भी यही समझे कि भाई ने कुछ नहीं होना, और परवेज़ इलाही साहब भी रगड़े गए, उन्होंने भी समझा कि शायद कुछ नहीं होगा, बाद में खैर पता लगा। खैर उसके बाद एक और उनसे सवाल हुआ जी शहजाद अकबर को आपके साथ क्या मसला है, तो शेख साहब कहते हैं छोड़े कोई और सियासी बात करें, ऐसे लोग वेल लिफ्ट कर देने चाहिए। एक और सवाल के जवाब, अच्छा ये जो शहजाद अकबर साहब का जो बात है ना, जो इन्होंने नहीं डिस्कस की, शहजाद अकबर साहब के साथ मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और भी सीनियर रहनुमा को बड़ा बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, मैं और मैं कोई डिनाई करके दिखाए, मुझे पता है कि एक बहुत बड़े सीनियर रहनुमा को बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद एक और सवाल के जवाब में शेख साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम एक मुज़ाकरात हुए हैं या 2, लेकिन मुज़ाकरात वक्त का ज़िया हैं। शेख साहब ने कहा मैंने इमरान खान को कहा है कि आपसे धोखा हुआ है, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, अवाम आपसे मायूस हो रहे हैं, ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे उनसे यानी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं हैं। ओए होए होए तोबा, देखिए आप दुनिया कहाँ से किधर पहुँच गई यार। अच्छा जी, उसके अलावा एक और ख़बर जो है, कामरान टिसोरी उनको MQM की तरफ से जो है वो नया गवर्नर सिंध जो है वो पहले उनके नाम भेजे गए थे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो है उनके नाम की मंजूरी दे दी है। कामरान टिसोरी साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको बता दूं। कामरान टिसोरी जो है इनका सोने का कारोबार है कराची में, और ये कामरान टिसोरी थे जिनकी वजह से बेसिकली फ़ारूक सत्तार की दीगर लोगों के साथ MQM को जो दीगर रहनुमा हैं उनके साथ नाराज़गी हो गई थी, और फ़ारूक सत्तार साहब को फिर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, और उसके बाद वो अपना बहादराबाद वाला ग्रुप लेके जो है वो बिल्कुल अलग हो गए थे। अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही कामरान टिसोरी साहब की MQM के अंदर वापसी हुई है, और डॉन के अंदर खबर के मुताबिक
MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं ने बाइख्तियार क़ुव्वतों के साथ एक मुलाकात की, जिसमें कामरान टसूरी को उनके साबिक़ ओहदे पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। कामरान टसूरी ने ये बताया गया है कि कामरान टसूरी साहब बेसिकली, अगर आप पॉलिटिकल उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग फंक्शनल से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था और 2017 में फ़ारूक सत्तार ने जो है पार्टी की मुखालफत के बावजूद कामरान टसूरी को MQM में शामिल किया था। इमरान इस्माइल साहब ने जो है वो अप्रैल का इस्तीफ़ा दिया हुआ था गवर्नर सिंध के ओहदे का, लेकिन वो उसको अभी तक फिल नहीं किया गया था। तो अब जाके ये जो स्लॉट है गवर्नर सिंध की, अब जाके वो फिल हुई है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छी खासी सेंसर हुई एक चैनल ARY के ऊपर ख़ास तौर पे, और इस पर तो डॉक्टर मुईद ने एक्चुअली ट्वीट भी किया हुआ था। तो जो लुब्बे लुबाब था, एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की कल की तकरीर बहुत अच्छी थी, उनके मुल्क को मुस्तहकम करने के बयान का खैर मकदम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम आया है उसकी तहकीकात भी ज़रूरी है, वो कैसे हुई और किन फोर्सेस ने उसे लीड किया। वज़ीर आज़म का दफ्तर घंटा चौक लग रहा है। शहबाज शरीफ की लीक से ऐसा लगता है जैसे वो चौक में बैठकर बातें कर रहे हैं। ऑडियो लीक होने पर सिक्योरिटी एजेंसीज को शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ये यहाँ से ना ज़रा सुनना शुरू कीजिएगा, ठीक है? मैं इसके बाद में एनालिसिस इकट्ठा दूंगा, आप ज़रा सुनना शुरू कीजिएगा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। ऑडियो लीक होने पर सिक्योरिटी एजेंसीज को शर्मिंदा होना चाहिए, एक पॉइंट। फॉरेंसिक बाद में, पहले ये बताएं टेप हुई कैसे हैं, ऑडियोज़ जो हैं ये रिकॉर्ड किस तरह हुई हैं, ठीक है? थोड़ा मुहज़्ज़म मुल्क भी होता तो यहाँ इस्तीफ़ों की लाइनें लग जानी थी कि हमारी गफलत से ऑडियो लीक हो गई। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर, जब तक जजों के अपने फ़ोन टैप नहीं होंगे यहाँ कोई हिलजुल नहीं होगी। बाकी सब इदारों का हाल भी आपके सामने है। वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन टैप हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये इन्होंने कहा जी ये देखें ये क्या तरीक़ाकार है, ये सिक्योरिटी लैब्स है और जब तक जजों के फ़ोन टैप नहीं होंगे तब तक कोई कुछ भी नहीं होना, और वज़ीर आज़म हाउस के साथ ही सब कुछ हो रहा है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ बेवकूफ़ों, ये वो लोग जो इन लोगों की बातें सुन के बेवकूफ़ बन जाते हैं। भाई, एक आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि जी वज़ीर देखें कितनी गलत बात है, वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो कॉलें टैप हो रही हैं और उनके लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं और उसके बाद ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। आपको पता है, थोड़ी सी अक्ल है कि एक्चुअली जब ये सब कुछ आप बातें करते हैं ना, बातें मैं आपकी बातों के साथ हूँ, ये भी मैं पहले ज़रा क्लियर कर दूँ कि मैं आपकी इन बातों के साथ हूँ। आपके ये तमाम खदशात, आपकी ये तमाम बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं और ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, आपको पता है आप कर क्या रहे हैं? आप साथ ही साथ इस बात का इकरार कर रहे हैं कि पिछले 72 घंटे से आपने अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना कि ऑडियो तो जाली है, तो ऑडियो तो जाली है, वो ख़त्म हो जाता है सब कुछ जब आप इस खदशे का इजहार करते हैं कि जी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको पता है इस बात का, ऑडियोज़ जेन्युइन है। मैंने दोबारा वही कहता हूं कि आपके ये खदशात ठीक है, मैं इसके साथ खड़ा हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, लीक भी नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर, अदलिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन फिर कम से कम कहें के साथ कि जी हाँ जी ऑडियोज़ जो हैं वो जेन्युइन है लेकिन लीक हुई हैं और गलत है, ये कहें जुमला। एक जगह लोगों को बैठ के पट्टी पढ़ाते हैं कि देखें जी ये कितना गलत हुआ है, ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो लीक होगी, नाली दूसरी साइड तो कहते हो कि जी ऑडियो फेक है। ओ भाई, ऑडियो फेक है तो फिर आपको परेशानी किस बात की? अगर ऑडियो है ही फेक, ऑडियो टोटली गलत है, तो फिर किस बात की आपको परेशानी पड़ी हुई है कि जी वज़ीर आज़म हाउस में ये हो गया? आपका जी ऑडियो तो है ही फेक, गाली खत्म, साढ़े वाले जो मर्जी करो। एक जगह कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस में ऑडियो रिकॉर्ड होगी, दूसरी जगह कहते हैं ऑडियो फेक है। एल केड़ी गल मनी है उन? उसके बाद नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज, अब उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें, उसको इंटरव्यू कहें, जो भी कहें, उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं जल्दी जो बातें की गई हैं मैं ज़रा उसके ऊपर जल्दी चलूँगा ताकि फिर ज़रा इस पर एनालिसिस भी दिया जा सके। एक तो उन्होंने कहा जी मरियम पाकिस्तान से सुरखरू होकर आई हैं, मरियम ने जो इतने साल पेशियाँ भुगती और जेल काटी हैं उसका भी तो कोई हिसाब दे। मेरी आंखों के सामने मरियम को कोट लखपत से गिरफ़्तार किया गया, मुझे अजियत पहुँचाने के लिए मरियम को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले ऐसे नहीं देखा था। ये काम इमरान के दौर में हुआ और ऐसा कभी नहीं हुआ। बेगम की वफ़ात के 3 घंटे बाद मुझे इतला दी गई। जेल में बीवी की वफ़ात का सुनकर मुझ पर क्या बीती होगी। किसी ने नहीं कहा कि बीमार बीवी के पास वक्त गुजार लें, बाद में आकर सज़ा भुगत लें। ऐसे वाक़यात कभी नहीं भूले जाते। सियासत अपनी जगह, ऐसे मुजालिम नहीं होने चाहिए। जिन्होंने जुल्म किया आज सब कुछ उनके सामने आ रहा है।
साकिब निसार की ऑडियो में सुना जा सकता है कि वो मुझे और मरीम को सज़ा देने का कह रहे हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, साकिब निसार की ऑडियो में सुना जा सकता है कि वो मुझे और मरीम को सज़ा देने का कह रहे हैं। मेरे इसके ऊपर 2-3 पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं जिन फेक ऑडियोज़ के बारे में बात कर रहा था ना, साकिब निसार की उस ऑडियो के ऊपर सवेर शक व शुबहात हैं। इवन मुझे भी हैं कि उसमें से जो गुफ्तगू है वो वाकई लग रहा है कि जैसे कट पेस्ट करके बनाई गई है। ठीक है, तो इसलिए आई एम सॉरी नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, आपकी बाकी सारी बातों में कुछ हद तक चीज़ों के साथ मैं एग्री करता हूँ, मैं उसमें एग्री करता हूँ, लेकिन ये वाली जो बात है ना कि जिसमें आप साकिब निसार की एक ऑडियो के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो अच्छा चलें, सारी बातें छोड़ें। अगर वो साकिब निसार की ऑडियो ठीक है, आज तो आपकी अपनी हुकूमत है, आज तो सब कुछ आपके अंडर है ना। ये साकिब निसार की ऑडियो को सामने रखे, बंद कराएं साकिब निसार को, करवाएं इसका फॉरेंसिक, छोड़ते क्यों इस चीज को? इससे बढ़ के पावर आपको क्या चाहिए कि आज मुल्क का वजीर आजम आपका अपना सगा भाई है, करवाएं सब कुछ। एक गलत, अब फिलहाल मतलब जब तक इसका कोई फॉरेंसिक इस ऑडियो का नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने जितना सुनने की सलाहियत जितनी मेरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों का, लेकिन साकिब निसार की जो ऑडियो सुनी जा सकती है ना, मुझे उसके ऊपर बहुत बड़े शक व शुबहात हैं। मैं बड़ा क्लियरली ये बात कह दूंगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जज ने सज़ा दी नहीं लेकिन बल्कि दिलवाई गई। अच्छा, अब ये यहाँ से पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। जज ने सज़ा दी नहीं बल्कि दिलवाई गई। हमारे साथ आगे ज़रा सुनते जाइएगा, हमारे साथ होने वाली 5 साल की नाइंसाफ़ी का भी सुओ मोटो होना चाहिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल ना अहल किया और आज कहा जा रहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। किस बात पर तुम एब्सोल्यूट नॉट कह रहे हो? तुमने क्या, अच्छा उसके बाद वो हमने एटमी कुव्वत बनते हुए एब्सोल्यूट नॉट कहा था, हमें $5 अरब की ऑफर की गई लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमने IMF को खुदाफिज कहा और इमरान ने वापस बैसाखियों पर खड़ा कर दिया। मुझे सुप्रीम कोर्ट से इसलिए निकाला कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कोई बात है वज़ीर आज़म को ताहार नाअहल करने की? ये फैसला नहीं बल्कि इंतकाम है। मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे चल के जिन जजों ने नाइंसाफ़ियाँ की हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं। जजों को इंसाफ देना चाहिए और उनसे इंसाफ भी लेना चाहिए। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो उन लोगों को कसूरवार ठहराना पड़ेगा। किसको ठहराना पड़ेगा? किसको कसूरवार ठहराना पड़ेगा? एक जगह आप ऊपर जो है वो ये खुद कहते हैं जी जज ने सज़ा दी नहीं बल्कि दिलवाई गई। किसने दिलवाई? क्यों नहीं नाम लेते? वो नवाज शरीफ किधर है जिसने गुजरांवाला में तकरीर की थी? क्या ऐसा हुआ है कि वो नवाज शरीफ जो गुजरांवाला में मौजूद था और वो नवाज शरीफ जो आज मीडिया से इंटरेक्शन कर रहा था, उसमें इतना फर्क क्यों है? हालात बदल गए, हुकूमत मिल गई है इस वजह से। पहले तो आप बड़े खुल के नाम लेते थे ना, ये इसने किया है, उसने किया है, और कहते हैं जी जजेस से सजा दिलवाई गई है। अगर दिलवाई गई है तो जजेस को हमने क्या लेना? जिससे दिलवाई गई है उसका नाम लें, खुल के बोले, दे ना। वोट को इज्जत तो इस तरह दी जाती है, इस तरह थोड़ी दी जाती है कि आप नाम किसी और का लगा दें कि हाँ जी ये देखें मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उससे कोई हमदर्दी आपके लिए नहीं निकलेगी जब तक आप एक्चुअली लोगों का नाम नहीं लेंगे, या मसलियत के तहत आज आप खामोश हो गए हैं। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को हमेशा गिला ही रहा है कि अम्मी नवाज शरीफ से ज़्यादा प्यार करती हैं। कौन सा गलत काम किया है जिसके एवज इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दी गई? साजिश करने वाला खुद सबसे बड़ा साजिश का कहने वाला खुद सबसे बड़ा साजिशी निकला। क्या अगले इलेक्शन में, उनसे सवाल किया गया क्या अगले इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और वज़ीर आज़म बन रहे हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने हंसकर कहा जी जी इंशाल्लाह, और उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया। अच्छा, ये इंटरव्यू क्यों किया गया? इसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसी क्या चीज़ हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू देना पड़ा? मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो मैं देख रहा था, जिस तरह मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है, मेरा ख्याल में एक तो बेटी आ गई हैं, मरीम नवाज़ आ गई है। मरीम नवाज़ मीडिया इंटरेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर वो जैसा भी करती हैं सबसे बेहतर करती हैं। एक पॉइंट तो ये है, मतलब अगर पूरे शरीफ ख़ानदान में आप उठा के देखें ना, तो सबसे बेहतर मीडिया इंटरेक्शन या कैमरे को फेस करने का जो फ़न है वो मरीम नवाज़ के पास है। और कैमरे को फेस करने के लिहाज से सबसे ख़राब अगर कोई है जिसका अगर रिपोर्ट कार्ड निकले ना तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा, वो नवाज शरीफ है। दोनों बाप बेटी में इतना बड़ा फ़र्क है। तो एक तो इस बात का मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था कि बेटी साथ ही बैठी हुई थी और उसके बाद ये इंटरव्यू दे रहे थे। नॉर्मली नवाज शरीफ, ये नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान से कोई ऐसे सहाफ़ी चले गए थे कि जिनको देख के उन्होंने इंटरव्यू देना था। बड़े बड़े सहाफ़ियों से वो मिल चुके हैं, सुहेल वड़ाइच साहब जा चुके हैं और कई जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मिले हैं।
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और जिन लोगों को दिया है वो तकरीबन रोज़ ही वहीं पे लंदन में नवाज शरीफ साहब के पास ही होते हैं। सो ऐसा भी कुछ नहीं था। मेरे ख्याल में द ओनली डिफरेंस वॉज कि मरियम नवाज वॉज सिटिंग ओवर देयर। एक बात, कोई नई चीज़ थी इस सारी चीज़ के अंदर, इस सारी बात के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें कई दफ़ा बहुत पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, नथिंग न्यू इन इट। कुछ नवाज शरीफ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं थी, कोई नया इंकशाफ, कोई नई ऐसी बात कि बंदा चौंक जाए ओहो है कि कहता नवाज शरीफ ने, नथिंग एट ऑल। ये गिला शिकवा, ये किया मेरे साथ, वो किया, ये चलता, ये बड़ी कई सालों से चल रहा है, नथिंग न्यू इन इट। नवाज शरीफ ने वापस आने के बारे में कोई कमिटमेंट दी? नहीं, किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं दी। मौजूदा हुकूमत जो है वो आपकी अपनी पार्टी के लोग खुद कहते हैं जी हमें ज़बरदस्ती ला के इक़्तिदार में बिठा दिया गया। इसकी कोई तफसीलात शेयर की? नहीं, इसकी भी कोई तफसीलात शेयर नहीं की। तो फिर क्या वजह थी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? एक तो जैसा मैंने कहा कि बेटी आ गई, उस चीज़ का कॉन्फिडेंस। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की सियासत का जिसे कहते हैं ना दिल, वो मरियम नवाज है, और वो चाहते हैं कि मरियम नवाज को इस तरह मीडिया के सामने और ग्रूम किया जा रहा है कि मेरी कोई जानशीन है तो वो मरियम नवाज है। और पिछले 2-3 महीने में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है पार्टी के अंदर, और वो ये है कि ये डिबेट इग्नाइट की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिबेट इग्नाइट की गई है। इग्नाइट से मतलब स्टार्ट की गई है कि यार अगली दफ़ा पार्टी के जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो उसे लीड कौन करे। और मरियम नवाज ने एक्चुअली एक मौके के ऊपर खुद भी ये बात कही कि बेहतर तो ये होगा कि जिसके पास अगर कोई हमारी पार्टी का रहनुमा हुकूमत के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर है तो पार्टी की सरबराही या पार्टी की रहनुमाई किसी और को करनी चाहिए। और वो कोई और कौन हो सकता है? कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुस्लिम लीग नून में होते हुए हुकूमत में नहीं है या किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं है? मरियम नवाज खुद। तो मुझे ये लगा कि इस पूरे इंटरव्यू का मेन मकसद जो है वो मरियम नवाज को भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करवाना था। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे मुस्लिम लीग नून को जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, उससे फ़र्क पड़ेगा? मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ेगा। ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों की तादाद बढ़ी है, और ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से जो लोग बददिल हैं या उनको पसंद नहीं करते, उनकी तादाद में कोई कमी आई। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नथिंग न्यू, एवरीथिंग ऑलरेडी सेड एंड डन, उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। बस ये है कि आपने 3 या 4 सहाफ़ियों के सामने जो है वो बैठ के एक इंटरव्यू दे दिया। मैं अगर ना भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।